ये किसी के पास अभी स्मार्ट सिलेबस है? तो मैम मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको इनबॉक्स ओ, में सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप कर देना। ओके मैम। अब ये हमने कल तक पढ़ा था कि शहरियों के हकूक़ क्या होते हैं, कि एज़ ए पाकिस्तानी हमें क्या क्या हक़ दिए गए हैं यहाँ पे स्टेट में रहने के। तो क्या क्या हमें जो स्टेट है प्रोवाइड कर रही है, हमें स्टेट क्या दे रही है, कल हमने वो पढ़ा था। आज हमने अगला उसका टॉपिक पढ़ना, उसका हिस्सा पढ़ना है कि पाकिस्तान एज ए शहरी, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं स्टेट के हवाले से, कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब उसके हवाले से, अब ये सारी जो हैं ये भी 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, ये भी उसी से आगे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये वफ़ादारी है, लॉयल्टी है, कि आपको अगर इस मुल्क में अगर आप रहते हो और अगर आप पाकिस्तानी हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रेटर या गद्दार नहीं बन सकते हो। आप यहाँ की जो जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो किसी और को नहीं बता सकते हो। आप अगर इस मुल्क में रहते हो तो आपको 100% ईमानदारी और वफ़ादारी से रहना होगा। उसके बाद ये है कि, और उसके साथ ये भी है, ये भी एफिलिएटेड है कि अगर कौम मुल्क को ज़रूरत पड़ती है किसी हंगामी सूरत में, चाहे वो फ़ौज की शक्ल में आप उसको सर्व करो, चाहे डॉक्टर्स की शक्ल में सर्व करो, चाहे एज ए सिविल सर्वेंट की शक्ल में सर्व करो, कोई भी सिविल सर्वेंट हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, कोई आम बंदा भी हो सकता है, या आप उसको अपने मुल्क को एज अ स्टूडेंट सर्व करो। लेकिन ये है कि जब भी उसको ज़रूरत होगी आप उसको सर्व करोगे और आप उसको जो है जो अपने फ़राइज़ है वो पूरे करोगे, और ये सारा आ जाता है वफ़ादारी में, कि आप अपने मुल्क से कितने लॉयल हो। दूसरा है कवानीन की पाबंदी, कि जो कवानीन हमारे लिए बनाए गए हैं, मतलब उन, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में आते हैं, हमें हमारी जो जो फ़र्ज़ है, हमारा हमारी जो ड्यूटी है कि हम उसको फ़ॉलो करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वही फ़ॉलो कर सकता है जिसको जो है वो जो कोई ओहदेदार है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हर सिटीज़न के लिए जो पाकिस्तान में रहता है। उसके बाद है टैक्सों की अदायगी, कि हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं हर किसी पे टैक्स लगा हुआ होता है। तो इन टैक्सों की पाबंदी करना या इनको देना हम पे फ़र्ज़ है। अगर कोई नहीं देता है तो ये उसको कोर्ट जो है वो बुला सकती है। क्योंकि आजकल जो 2018 में केस था वो टैक्सेस का ही था, जिसके लिए जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है उसको बर्खास्त भी किया गया। तो ये ज़रा आप सोचो ये कौन सा टैक्सों वाला मामला था। उसके बाद है वोट का सही इस्तेमाल, कि हम वोट को सही तरीके से यूज़ करें। ये ना हो कि हम वोट को, कोई हमें ख़रीद ले और हम उसको वोट दे दें। हम अपनी जो है हम अपनी राय रखते हों पॉलिटिकल अफेयर के बारे में, हमें पता हो कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे फ़र्ज़ क्या हैं, और जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं क्या वो सही मानों में आइन की पासदारी कर रहा है, या आप लोगों से जो वादे किए हैं उसकी पासदारी कर भी रहा है या नहीं। इसके बारे में हमें अवेयर हो, हमें जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। ये हमारा जो है फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी बनती है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन की ड्यूटी नहीं है कि उसको पता हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। ये हमारी एज अ सिटीज़न भी ड्यूटी है कि हम देखें कि हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने जो मुल्क के रहनुमा को चुनने की। तो जब हम उसको चुन लेते हैं और बाद में वो सही साबित नहीं होता तो हम उसको कोस रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम पहले परखें कि हमारे लिए बेहतर क्या है और हमारे आइन के मुताबिक क्या चीज़ हमें जो है वो सूटेबल है और क्या नहीं है। तो उस वक्त जो है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जो है वो इस तरह से चलता है कि हम पहले नहीं देखते हैं लेकिन बाद में कोसते हैं। उसके बाद आता है खिदमत खल्क। खिदमत खल्क से मुराद है कि वो आवाम की खिदमत करे। आवाम की खिदमत से मुराद के कोई भी है, कोई भी इंसान है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो किसी अहदेदार कोई अहदेदार है, चाहे वो बहुत बड़ा अफसर ही क्यों ना हो, उसका काम मैंने जैसे कल बताया था कि मुलाजमत में जब मुलाजमत हो तो उसमें इम्तियाज़ ना बरता जाए। इम्तियाज़ मतलब कि हर हर जो मुलाजिम है उसका अलग रैंक है, और जो उसका अलग रैंक है वो ये बताता है कि उसका फ़र्ज़ क्या है और उसका हक़ क्या है। तो उस हक़ और फ़र्ज़ को यूज़ करते हुए, उस दायरे में रहते हुए उसको अपनी जो है वो जो खिदमत खल्क उसको करनी है, उसको लोगों को खिदमत करनी है। अब उस पे वो जो है वो ये नहीं कर सकता कि मैं ये वाली जो है काम नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर है तो टीचर का काम है कि बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर स्टूडेंट को पढ़ाए। जो अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी बगैर डिस्क्रिमिनेशन के हर जो पेशेंट उसके पास आता है उसको ट्रीट करे, उसकी जो है इलाज करे।
इसी तरह ये हर इंसान पे फ़र्ज़ है। फिर आ जाता है तालीम का हसूल। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा हक भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। हक इस तरह से है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, उस पे स्टेट का हक आयद हो जाता है, स्टेट का फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि वो उस बंदे को तालीम पहुंचाए, तालीम दे और उसके लिए मौक़े पैदा करे। ठीक है, अगर और दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर हम इतने साहिब इस्तेताद हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ख़ुद भी तालीम हासिल करें और जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको भी इसकी तरफ जो है वो प्रमोट करें इस चीज़ को, और उनको इसकी तरफ लेके आएँ। ये हमारा इसलिए क्या कहते हैं कि ये तालीम जो है ये हमारा हक भी बनता है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। उसके बाद आ जाओ कि कौमी मफाद। अब ये कौमी मफाद और ज़ाती मफाद क्या होते हैं, कोई बता सकता है? कौमी मफाद क्या होते हैं? जो कौम के फायदे के लिए हो, ठीक है। और ज़ाती मफाद? अपने फायदे के लिए करेंगे। मतलब बहुत से लोग जो साथ करप्शन करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, मतलब हमारा फायदा नहीं। ठीक है। करप्शन भी इसकी एग्जांपल हुई। हाँ ठीक है। अब ये देखो इंग्लिश में इसको कहते हैं जो है पर्सनल इंटरेस्ट और जो है नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारा जो एज ए कौम मतलब एज ए पाकिस्तानी हमारे क्या इंटरेस्ट हैं। हमारे इंटरेस्ट ये होने चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि हमारे पाकिस्तान को जो इस चीज़ में फ़ायदा हो हम वो करें, चाहे कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे हो, हम वो करें। हम अगर उसको पाकिस्तान को किसी एमरजेंसी में हमारी ज़रूरत है तो हम उसको फ़ायदा पहुंचाएं। अगर वो हमसे लॉयल्टी डिज़र्व करता है, मांगता है, तो हम उसको लॉयल बन के दिखाएं। लेकिन उसके साथ साथ आ जाता है कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, हम इंसान भी हैं, हमारे ज़ाती कुछ मामलात भी होते हैं, लेकिन ये है कि हमें उसको उतनी प्रेफरेंस नहीं देनी है। हाँ, कोई भी जॉब करने वाला है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी कुछ है, जो भी बंदा है, उसका एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है, उसके अपने मसाइल भी होते हैं जिनको उनको हल भी करना होता है और वो उस पर फ़र्ज़ भी होते हैं। लेकिन ये है कि जब जहाँ पे स्टेट की बात आए तो वहाँ पे ज़ाती जो मफाद हैं वो पीछे हटने चाहिए और स्टेट की बात पहले होनी चाहिए, ना कि हम अपने अपने लेके बैठ जाएं। तो इसलिए कहते हैं, और इस वजह से ही जो पाकिस्तान में प्रोविंशलिज़म है, ये जो सूबाइयत प्रस्ती है, उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये नहीं होनी चाहिए। हम पंजाबी, पठान, पश्तून या बलोच बन के ना सोचें, हम सिर्फ ये देख के सोचें कि हम पहले पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए जहाँ पे कौम का इंटरेस्ट हो, जहाँ पे पूरे नेशन का इंटरेस्ट हो, हमें वो करना है। उसके बाद आ जाओ आइन 1973 के आइन में शहरियों के फ़राइज़ के। उस आइन में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आइन है, वो अभी तक एबॉलिश नहीं हुआ और ना कोई उसको कर सकता है, इसलिए वो हमेशा जब तक पाकिस्तान है ये आइन रहेगा, इन अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो ना जाए। लेकिन यह है कि फ़िलहाल तो 1973 के आइन में शहरियों के फ़राइज़ क्या हैं, कि ये आइन क्या कहता है हमें, कि हमें क्या करना चाहिए एज अ सिटीज़न। ठीक है, अब ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा 1973 के आइन में चंद एक फ़राइज़ सौंपे गए हैं। उसमें मुल्क का वफ़ादार होना, मुल्क से वफ़ादार होना, क़वानीन की पाबंदी करना, टैक्सों की अदायगी, वोट का सही इस्तेमाल वगैरह। और ये हर पाकिस्तान का कोई शहरी अपने फ़राइज़ को पूरा नहीं करता तो वो मुल्क और कौम दोनों का मुजरिम होता है। ठीक है, अब ये है कि मुल्क का भी मुजरिम है, पूरे मतलब पाकिस्तान का भी मुजरिम है और हर पाकिस्तानी का भी मुजरिम है अगर कोई बंदा किसी ओहदे पे बैठ के, या कोई स्टूडेंट या कोई कुछ भी कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो उसके सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए है, वो उसमें कौम का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बल्कि या कौम को उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो उसके लिए जो होगा नुकसानदेह होगा।
इस पाकिस्तान के जो 3 आइन हैं, बल्कि 3 आइन से पहले जैसे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू होती है, पाकिस्तान में आइन साज़ी का काम शुरू होता है। और वो शुरू हुआ पहले कि जब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी, आइन साज़ असम्बली बनी। दूसरा काम उस वक्त हुआ जब 1949 में करारदाद मकासद पेश हुई और वो फिर मंजूर भी हो गई। फिर पाकिस्तान के आइन बनना शुरू हो गए। तो हर आइन में, हर करारदाद में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, चाहे वो बुनियादी कमेटी की उसकी बुनियादी असूलों की कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी मसवदा हो, कोई भी पेपर हो जो यहाँ के कानून साज इदारा बना रहा था, उसमें एक बहुत अहम हिस्सा रखा गया था, एक पोर्शन खाली रखा गया था उसके लिए, इंसानी हकूक़ के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए, कि एक इंसान होने के नाते इस मुल्क में, पाकिस्तान में, इंसानों को किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब वो वही है कि इंसानों के हकूक़ जो हैं, कि इंसान जो है, इंसानी बुनियादी हकूक़ किसी की भी बख्शिश नहीं होते हैं, बल्कि हर इंसान पैदा होते ही इन हकूक़ का दावेदार बन जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इस दौर में इस बंदे को अगर हकूक़ मिले हैं, मतलब कोई भी पीरियड है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का है, उस दौर में अगर बहुत सारे लोगों को ये हकूक़ मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हकूक़ देने वाला वो प्राइम मिनिस्टर है, बल्कि एज जो है ह्यूमन बीइंग, उसका पैदा होते ही उन हकूक़ पे हक है और कोई उसको वो हक छीन नहीं सकता। हाँ, अगर कोई इंसान, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई रूलर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बाकी लोगों के ख़िलाफ़ जाके अगर उन हक की उसको पूरे तरीके से प्रोवाइड करता है, उसको आप जो है वो उसको प्रेज़ तो कर सकते हो, उसको जो है वो कह सकते हो कि बहुत अच्छा किया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने दिलवाए, क्योंकि दिलवाने वाला कोई भी नहीं है। जो भी इंसान पैदा होता है उसके पास ये पैदाइशी हक होता है कि उसको बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। उसके बाद आता है इंसानी बुनियादी हकूक़ की हैसियत हमागीर होती है, मतलब कि वो हर इंसान के लिए एक जैसी होती है। ये नहीं कि एक इंसान का हकूक़ ये है, उसके बुनियादी दूसरे के बदल जाएंगे। मतलब अगर एक मुसलमान का हक़ ये है कि उसको इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरे मौक़े दिए जाएँ, तो इसी तरह हिंदू पे भी, हिंदू की जो बुनियादी हकूक़ है उसमें भी शामिल होगा कि उसको अपनी रस्मों के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक उस अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ भी दिया जाए। तो इसलिए ये एक जैसे होते हैं, ये बदलते नहीं हैं किसी की रिलीजन को देख के, किसी की नेशनलिटी को देख के, किसी की सूबायत जो प्रोविंशलिज्म के तहत देख के। सही है। और उसके बाद आ जाता है इंसानी बुनियादी हकूक़ को हुकूमत जो है वो ग़स्ब नहीं कर सकती। मतलब कि जो बेसिक राइट्स हैं, इनको कोई भी हुकूमत किसी भी पीरियड में, किसी भी एमरजेंसी के तहत इन हकूक़ को कुछ नहीं कर सकती है, मतलब इनको डिज़ोल्व नहीं कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती है। इंसानी बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ मुल्की दस्तूर है। मुल्की दस्तूर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बात पहले यही करता है कि यहाँ पे जो भी इंसान होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड एंड रिलीजन, ही विल बी सिक्योर्ड, कि उसको पूरी की पूरी आज़ादी दी जाएगी, उसको उसकी जो आज़ादी, बेसिक आज़ादी है, वो ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद है इंसानी बुनियादी हकूक़ को कानूनी हकूक़ से बढ़कर हैसियत दी जाए या हासिल होती है। ठीक है। तो जो कानूनी हकूक़ हैं वो ऐसे कह लो कि वो सेकंड ग्रेड पे चले जाते हैं जब आप हाँ जो उसकी बुनियादी हकूक़ की बात करते हो, क्योंकि बुनियादी हकूक़ में सबसे पहले हमें जीने का हक़ दिया जाए, हमें खाने पीने का हक़ दिया जाए, हमें रहने का हक़। बाद में आता है ना कि अगर जो भी आप क्राइम से रिलेटेड कोई कानून है या कोई और पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल कानून है, वो बाद में आ जाता है, वो सेकंड ग्रेड पे आता है। इसलिए ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो इंसानी हकूक़ को दी जाती है। जो कानूनी हकूक़ हैं उनको बाद में देखा जाता है, वो सेकंड ग्रेड पे आ जाते हैं। उसके बाद है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क की अदालतें करती हैं, कि जितनी भी मुल्क में अदालतें हैं, चाहे वो एपिलेट कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब चाहे वो एक लोकल लेवल से स्टार्ट होने वाले कोर्ट हैं या चाहे वो कि सुप्रीम कोर्ट है, हर एक कोर्ट का हर एक जज जो भी बैठता है उसमें जो भी बेंच बीच में बनता है, वो इस बात को मलहूज़े खातिर रखते हैं कि उनके किसी फ़ैसले से, उनके किसी एक्ट से, उनके किसी जो है वो डिसीजन से यहाँ के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ना कोई सल्ब हो जाएं, वो डिज़ोल्व ना हो जाएं। चाहे वो किसी प्रिजनर के हों, चाहे वो किसी मर्डरर के हों, चाहे कितना बड़ा मुजरिम ही क्यों ना हो, उसके भी बुनियादी हकूक़ को जब तक कि वो गिल्टी मान ना लिया जाए, जब तक कि उसका जो जुर्म है वो साबित ना हो जाए, आप उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उसको ज़ब्त नहीं कर सकते, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब उसके आ जाते हैं कि खुतबा हिज्जतुल विदा और इंसानी हकूक़।
ये इसका काफ़ी दफ़ा सवाल पूछा जाता है कि खुतबा हिज्जतुल विदा में इंसानी हकूक़ की अहमियत बयान करें। ऐसे अक्सर सवाल आता है कि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 ज़िलक़अदा 10 हिजरी को 1,40,000 जानिसारों के साथ जो है रवाना हुए हज के लिए, और वहाँ पे उन्होंने ये खुतबा दिया मैदान अरफ़ात में। और उन्होंने उस वक्त कहा कि यहाँ पे अरब के तमाम इलाकों में उन्होंने जो पैगाम पहुंचाया और वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो अरबी है वो उसकी अजमी पे उसको कोई फ़ौक़ियत नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ को फ़ौक़ियत दी गई है? यहाँ पे इंसानों को फ़ौक़ियत दी गई है। इंसान की कदर की जाए, मतलब इस बात की कदर ना की जाए कि वो मुसलमान है तो उसकी कदर हो, उस एक इंसान की कदर होनी चाहिए। उसके अलावा वुमेन्स राइट के बारे में कि औरतों को हकूक़ दिए जाएँ। उसके बाद वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस पे कहा गया कि जो घरों में वायलेंस होता है, जो औरतों पे हाथ उठाया जाता है, चाहे वो फ़िज़िकली आप करो, चाहे वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसके लिए भी कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो है ये इंसान एक, क्योंकि जो हकूक़ हैं वो कोई जेंडर भी नहीं देखते हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं। अगर मेरा हक़ ये है, मेरा बुनियादी हकूक़ ये है कि मैं पढ़ूँ, मैं कोई जॉब करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल करूँ, तो इसी तरह एक मर्द का हक़ भी ये है। तो हम अगर जेंडर के डिफरेंस होने से हमारे हक़ जो हैं बदल नहीं जाते हैं, वो एक जैसे रहते हैं। ना हमारा फाइनेंशियल स्टेटस देख के हक़ बदलते हैं, ठीक है? कि ये हमागिर रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, चाहे औरत का हक़ हो, चाहे मर्द का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे गैर मुस्लिम का हो, चाहे किसी शहरी इलाके के रहने वाले का हो, चाहे किसी गाँव वाले का हो, कि ये जो हक़ हैं बुनियादी ये नहीं बदलते। और ये इसकी खुतबा हिज्जतुल विदा में इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और आगे वो ये सारा उन्होंने भी लिखा हुआ भी है कि मेरी बात गौर से सुनो कि अगले साल शायद मैं ना हूँ। आपने खुदा के सामने पेश होना है और आपने अपने कामों का हिसाब, आपके कामों का हिसाब लिया जाएगा। मतलब आप जो भी इस दुनिया में करते हो, आपको मतलब आप लोगों को मरना भी है एक दिन। हर इंसान जो ज़िंदा होता है उसने मरना भी है, और उसको अपने जो कामों का हिसाब भी देना है। और उसके अलावा अपनी बीवियों पर हक़ हासिल है और उनके साथ नरमी से पेश आओ, कि मतलब आप लोगों को अपनी बीवियों पे हक़ हासिल है कि आप, मतलब ये है कि आप किसी भी गैर औरत पे, किसी नामहरम औरत पे, ना किसी, मतलब ये मर्द औरत दोनों के लिए, कि आप किसी ऑपोजिट जेंडर के नामहरम किसी भी जो है वो रिलेशन में नहीं रह सकते हैं अनलेस कि आप उसको जायज़ ना बना लो। फिर उसके बाद ये है कि और अल्लाह के हुक्म से आपके हिफाजत में हैं और अल्लाह के हुक्म से आप पर हलाल हैं, लेकिन ये है कि उनको भी हकूक़ दिए जाएँ और उसकी भी लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद आ जाओ कि अपने ग़ुलामों को वही खिलाओ जो ख़ुद खाते हो। मतलब जो स्लेव्स हैं आपके, जिनको आप लोगों ने ख़रीदा हुआ है कामों के लिए, उनके साथ भी वैसा ही ट्रीट करो जैसा अपने बच्चों के साथ करते हो, जैसा अपने साथ करते हो। और जब तक उनको पैसे मिल जाए उनको आज़ाद भी कर दो, और आपस में जो है वो अच्छे तरीके से रहो। और मुसलमान का भाई है तो अपने उसको एक बंदे की दूसरे बंदे पे उसकी जो प्रोटेक्शन भी है, हमारा हक भी बनता है। हम एक दूसरे को जो है वो उसको हिफाजत भी करें। उसके बाद है कि अल्लाह की दिन में 5 बार इबादत करें। फिर इबादत के बारे में है, देखें पहले हज़ूर पाक ने किन चीज़ों का ज़िक्र किया है कि हमने इस दुनिया में रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए, पहले यहाँ के लोगों के साथ अच्छा डील करना है। फिर उसके बाद बारी आती है कि हमने एज़ अ मुस्लिम हमने किस तरीके से अपनी इबादत को जारी रखना है, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो पहले जो प्रेफरेंस दी गई है वो यहाँ के जो है वो इंसानी हकूक़ को दी गई है। बाद में अल्लाह ताला के हकूक़ की बात आई है कि अल्लाह ताला का क्या जो हक बनता है हम पे। इसका ख़ुलासा भी यही है कि ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, कि तमाम कायनात अल्लाह ताला की है। इस बात का इसमें पहली बार जो है अच्छे तरीके से बताया गया कि जो आप सबको मरना है, सबको अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होना है, और पूरी जो सवरेनिटी है पूरी दुनिया की वो अल्लाह ताला के हाथ में है। मतलब इक़्तिदार जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तमाम लोग हज़रत आदम की औलाद हैं, सब इंसान बराबर हैं। औरत के हर फ़र्द की ज़िंदगी, जायदाद, इज़्ज़त दूसरे के लिए मुक़द्दस है। मतलब मुक़द्दस इसलिए है कि हाँ, अगर किसी की 3 चीज़ों में से, उसकी ज़िंदगी, जायदाद और इज़्ज़त में से अगर किसी को अगर कोई ख़तरे में पड़ा हुआ है, तो हमारा हक़ बनता है कि हम उसको जो है वो प्रोटेक्शन हम दें। मतलब अगर हमारे इख्तियार में है, एटलीस्ट हमारे इख्तियार में नहीं है तो हम एटलीस्ट किसी को बता तो दें कि उसके साथ गलत हो रहा है। तो ये अवेयर रहना एक दूसरे से, ये भी ज़रूरी है। फिर औरतों के हकूक़ के बारे में है। फिर उसके बाद है ग़ुलामों के साथ कैसा सलूक करना है, कैसा ट्रीट करना है। और आप ग़ुलाम तो नहीं है, लेकिन आप तो हमारे घरों में सर्वेंट्स होते हैं,
तो जिस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं या जैसे उनको हम डांट के बात करते हैं, उससे भी रोका गया है कि हम अगर अपने बच्चों से, अपने घर के बच्चों से प्यार से बात करते हैं तो उन बच्चों से भी जो, या जो बड़े भी हैं, उनसे भी इज़्ज़त से बात करें। अगर कोई वो काम गलत करते हैं तो उनको प्यार से कहें, आराम से कहें, वो आराम से कर देते हैं। तो इसलिए और इस बात की जो ज़िक्र है वो खुतबा हिज्जतुल विदा में भी किया गया है। तो ठीक है, कल हम करेंगे इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर के जो 1948 का है, फिर फर्दर, और फिर अब ठीक है, आवाज़ आ रही किसी को? यस मैम, सबको आ रही है मैम, ठीक, आवाज आ रही थी आपकी, सही आ रही थी बिल्कुल। चलें ठीक है। तो अब यस फिर आप लोगों ने जो क्या जी करना है मैम, आ इसका रही है। असाइनमेंट का, बाकी छोड़ो, दो सवाल ले लो, क्योंकि आप लोग जो हो ना, एक ले लो, पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे हकूक़ क्या हैं, शहरियों के हकूक़ क्या हैं और शहरियों के फ़र्ज़ क्या हैं। सिर्फ वो वाले करने हैं जो जहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। मिस क्या करना है बताएं असाइनमेंट का। यार पेज नंबर 63 63, पेज नंबर 63 पे 1973 के आइन में शहरियों के फ़राइज़, ये वाला करने हैं कि शहरियों के फ़राइज़ हमारे आइन में क्या बताए गए हैं। और उसके अलावा उसके पीछे है और ये पेज नंबर 62 पे 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़, एक ये सवाल है। ठीक है, मिस एक्सक्यूज मी मैम, इसमें सिर्फ हकूक करने हैं, फराइज तो नहीं करने ना? हकूक़ भी करने हैं, फ़राइज़ भी करने हैं, लेकिन वो वाले करने हैं जो सिर्फ 1973 के आइन में हैं, बाकी वाले नहीं करने। ठीक है मैम। ठीक है।